हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। 23 डेड आफ्टर रेन ट्रिगर्स लैंडस्लाइड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टॉरेंशियल रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ और उसमें 23 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। रोड कनेक्टिविटी टू मिरिक एंड दार्जिलिंग बैडली अफेक्टेड। इस रीजन में आप देखेंगे जो रोड कनेक्टिविटी है ये बैडली अफेक्ट हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड है, मतलब कि वहाँ पे फंसे हुए हैं। सीएम ने लोगों को अर्ज किया है कि आप सेफ जगह पे मूव कर जाएं, हमारे रेस्क्यू टीम आपको वहां से बचाकर ले जाएंगी। आप ये देख सकते हैं फोटो, ये एक ब्रिज का है जो कि किसके ऊपर था, बालासान रिवर के ऊपर, और ये क्या हो चुका है, ये कोलैप्स हुआ है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है आपको। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द सेकंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ओवर 1800 kg ऑफ इलीगल फायर क्रैकर्स सीज्ड, 7 हेल्ड इन रेड्स। देखिए यहाँ पे कुछ इलीगल फायर क्रैकर्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, और वो फायर क्रैकर्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। और आपको मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म के लिए ये जो खुशियां है ना, ये बहुत अच्छी होती है, बट लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फायर क्रैकर्स की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से हमारी कंट्री में बढ़ता है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि कुछ ऐसे फायर क्रैकर्स हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, उसको क्या किया जाए, कंप्लीटली बैन किया जाए। बट स्टिल आप देखेंगे कि इनको यहाँ पे होम्स में, शॉप्स में और व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, इनको यहाँ पे बेचा जाता है इलीगली। बट इसको अभी यहाँ पे देखिए प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनको ऑर्डर किया कि आप लोग यहाँ पे रेड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड डाला गया और लगभग 1800 kg के आसपास जो इलीगल फायर क्रैकर्स हैं उनको सीज किया गया। 7 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दिवाली में क्या होता है, हम 2 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे के लिए जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं, उसकी वजह से हमारी खुशियाँ तो हमें मिलती हैं कि हम फायर क्रैकर्स जला रहे हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि उस फायर क्रैकर की वजह से जो पॉल्यूशन का रेट है वो कंट्री में कितना बढ़ता है। ना ही केवल सिर्फ हम जला रहे हैं, लगभग 140 करोड़ लोग जला रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है कंट्री में कितना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो दिवाली है ये यहाँ पे ग्रीन के तरफ मूव किया जाए इसको, ठीक है। कुछ ऐसे फायर क्रैकर्स हैं जो कि ग्रीन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनको आप जलाएं, उससे हमारे देश को कोई नुकसान नहीं है, उससे हमारे पॉल्यूशन को कोई नुकसान नहीं है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज 6th पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूव करते हैं सेकंड एडिटोरियल के ऊपर, ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल प्रायोरिटी। एम्प्लॉयमेंट को ट्रीट करना होगा क्या, एज अ नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे, बिकॉज आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज। आज आप सभी को पता है कि पहले चाइना पॉपुलेशन में आगे था, बट वी सरपास चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 144-45 करोड़ के आसपास की हमारी आबादी है और वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज में हम आते हैं। Estimates by the Confederation of Indian Industry (CII) suggest that over next 25 years, India will add around 133 million people to its working age population, which is 15 to 64 years, which is close to 18% of the total incremental global workforce. अगले आने वाले 25 सालों में इंडिया कितना ऐड करने वाला है, 133 मिलियन पीपल को अपने वर्कफोर्स में ऐड करने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कितना, टोटल इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स का 18% है। इट इज़ क्लोज टू 18% ऑफ द टोटल इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इसके ऊपर काम करना होगा।
एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करना होगा, इस सेक्टर के ऊपर काम करना होगा एज अ नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज क्रिटिकल फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन। क्वालिटी जॉब्स एट स्केल can lift millions out of poverty, reduce regional and social disparity and ensure a more even distribution of growth benefit। देखिए, अगर हम जॉब की क्वालिटी को इन्हेंस करें, अगर हम लोगों तक जॉब को पहुंचाएं, तो क्या क्या बेनिफिट होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो हमारी सरकार पॉवर्टी के लिए पैसे देती है ना, वो हमारे अच्छे यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो वो बंद हो जाएगा और उसका अच्छा यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोगों को यहाँ पे आउट ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जॉब दे के हम उनको पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। रीजनल और सोशल डिस्पैरिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्रोथ बेनिफिट्स हैं ये मोर एंड मोर पीपल तक हम पहुंचा सकते हैं। जनरेटिंग जॉब्स इज ऑल्सो वाइटल फॉर ग्रोथ एंड रेसिलियंस, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वाइटल फॉर व्हाट, ग्रोथ एंड रेसिलियंस। नाउ आज के डेट में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म अप्रोचेस बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी के ऊपर यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मस्ट देयरफॉर बी ट्रीटेड एज अ नेशनल प्रायोरिटी। दिस रिक्वायर कंसिस्टेंट ग्रोथ पॉलिसीज दैट एनकरेज स्टडी इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन रादर देन फ्रैगमेंटेड और शॉर्ट टर्म अप्रोचेस, ठीक है, तो इसमें क्या ज़रूरत है, इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो कि किस चीज़ को इनकरेज करे, स्टडी इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करे एंड लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन को यहाँ पे इनकरेज करे, ना कि शॉर्ट टर्म अप्रोचेस। डिस्पाइट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट टू सोशल सिक्योरिटी, इंडिया still lack a unified national framework that comprehensively address employment and livelihood। देखिए यहाँ पे कुछ सेंट्रल पॉलिसीज़ हैं, कुछ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। इन पॉलिसीज़ के बावजूद भी अगर आप देखें तो इंडिया के पास किसकी कमी है, यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क की, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करता है एम्प्लॉयमेंट को और लाइवलीहुड को। तो इसको लेकर आने की ज़रूरत है। जॉब क्रिएशन रिक्वायर्स इंटरवेंशन ऑन बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट का डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों तरफ से हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है अगर जॉब क्रिएशन करना है तो। डिमांड जो कि ड्रिवन करता है बाय इकोनॉमिक और सेक्टोरल ग्रोथ, और वहीं सप्लाई अगर आप देखें तो ये ड्रिवन करता है बाय स्किल, मोबिलिटी और सोसाइटल नॉर्म्स। विदाउट ब्रिजिंग दिस गैप पॉलिसीज इम्पैक्ट्स विल रिमेन लिमिटेड, ठीक है, तो अगर इन गैप्स को यहाँ पे फिल नहीं किया गया तो जो पॉलिसी का इम्पैक्ट है ये हम नहीं दे पाएंगे लोगों को, ये लिमिट रह जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सारे जो चैलेंजेस हैं इसको एड्रेस करने के लिए एक इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस शुड कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड ऑल्सो अलाइन डाइवर्स इनिशिएटिव्स, ठीक है, तो ये क्या करना चाहिए, ये आपके एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो है उसको कंसोलिडेट करना चाहिए, साथ ही साथ जो डाइवर्स इनिशिएटिव्स हैं उसको अलाइन करना चाहिए। इसमें ना ही केवल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल होगा, बल्कि इसमें यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरत है, किसका, स्टेट का, की मिनिस्ट्रीज का और इंडस्ट्रीज का। द पॉलिसी मस्ट डिफाइन टाइम बाउंड गोल्स, आइडेंटिफाई हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल सेक्टर एंड अलाइन ट्रेड्स, आपके इंडस्ट्रियल, एजुकेशन, लेबर पॉलिसीज टू मैक्सिमाइज जॉब क्रिएशन, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हमें अच्छे से काम करना होगा अगर हमें जॉब क्रिएशन को मैक्सिमाइज करना है तो। इट शुड ऑल्सो टैकल लेबर मार्केट फ्रिक्शन, regional disparity and barrier faced by women and marginalized group while ensuring that skilling in cooperative technology such as artificial intelligence and robotic। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है, जैसे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, इंप्रूव करना है फॉर वुमेन इन द वर्कफोर्स, ताकि यहाँ पे मोर एंड मोर वुमेन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा, मार्जिनलाइज जो ग्रुप है उसके ऊपर हमें देखना होगा, उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा ताकि ये ग्रुप यहाँ पे पीछे ना रह जाए इस सेक्टर में, ठीक है। तीसरा, हमें मार्केट को उस टाइप में बनाना होगा ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, ना ही केवल इन सेक्टर्स में बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में भी, रोबोटिक्स के सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी लोग यहाँ पे आए। अनदर चैलेंज क्या है, इज द मिसमैच बिटवीन द एबिलिटी ऑफ पीपल एंड जॉब्स, ठीक है, तो एक मिसमैच हमें देखने को मिलता है एबिलिटी ऑफ पीपल्स और जॉब के बीच में, तो ये एक मेजर चैलेंज है। द सेंटर एंड स्टेट मस्ट वर्क टुगेदर ऑन माइग्रेशन पॉलिसीज एंड सपोर्ट सिस्टम दैट प्रमोट मोबिलिटी कंस्ट्रक्टिवली विदाउट
लेटिंग पॉलिटिक्स बिकम अ बैरियर। देखिए यहाँ पे स्टेट और सेंटर को एक साथ काम करना होगा, क्योंकि माइग्रेशन आज के डेट में बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल है। एक जगह से दूसरे जगह लोग बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं और अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो ये शिफ्टिंग करते रहते हैं। तो माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइग्रेशन पॉलिसीज़ यहाँ पे स्टेट्स एंड सेंटर को लेके आने होंगे और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्रेम करना होगा, ताकि यहाँ पे इनके लिए ये चीज़ें क्या ना बैरियर ना बन जाए। बिल्डिंग वन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी विल बी क्रिटिकल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। जॉब क्रिएशन एफर्ट मस्ट फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज टेक्सटाइल, टूरिज्म, एग्रो प्रोसेसिंग, रियल स्टेट एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो हेल्थ केयर सेक्टर, आपके टेक्सटाइल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एग्रो प्रोसेसिंग, रियल स्टेट्स, इन सारी चीज़ों में हमें अच्छे तरीके से काम करना होगा। हमारा जो एफर्ट है उसको और अच्छे तरीके से लाना होगा, ताकि इसमें और जो यहाँ पे हम वर्कफोर्स हैं उसको ऐड कर सके। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर विच ऑलरेडी एम्प्लॉयज अराउंड 25 crore people requires a comprehensive support strategies covering access to finance, technology, skilling and market to generate ग्रोथ विद जॉब। ठीक है, तो देखिए जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है MSME, ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 25 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इसमें भी हमें यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ताकि इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्रेम किया जा सके, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी टर्म्स में हो, स्किलिंग टर्म्स में हो, चाहे वो अदर चीज़ों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना होगा, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उस चीज़ में हमें देखने को मिले। और आज के डेट में आप देखेंगे जो गिग इकोनॉमी है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि ये इंक्रीज होकर 2030 तक 9 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो हमें इस सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे भी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्रेम किया जा सके, इसको लेके पॉलिसीज़ अच्छे तरीके से बनाया जा सके। ठीक है, तो ऑथर ने देखिए इन कंक्लूजन यही बताया है कि एम्प्लॉयमेंट को एक नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे देखना होगा, ताकि अच्छे तरीके से हम क्या कर सके, अपने यूथ हैं उनको ट्रेंड कर सके इन सेक्टर में। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तेलंगाना टॉप्स स्टेट्स इन यूपीआई ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी, आरबीआई पेपर शोज। देखिए अब देखिए यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है इसकी इंटेंसिटी बताई गई है इस आर्टिकल में। अब ये यहाँ पे जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब इसकी हिस्ट्री इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इसमें देखना यह है कि जो आरबीआई पेपर है वो क्या कहता है। ओके, वो ये कहता है कि तेलंगाना जो स्टेट है इट टॉप्स इन यूपीआई ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखें तो तेलंगाना में यूपीआई ट्रांजैक्शन का इंटेंसिटी जो है वहाँ पे जो उसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। ना ही केवल सिर्फ तेलंगाना बल्कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन रीजन्स में भी अगर आप देखें, इन स्टेट्स में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हाई यूपीआई यूजेस इंटेंसिटी भी हमें देखने को मिला है। ओके, नंबर ऑफ कैश विड्रॉल के जो केसेस हैं एज ये आप देख सकते हैं ये कम हुए हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत तेज़ी से गिरा है। और चार्ट 3 में आप ये देख सकते हैं कि जो शेयर है ऑफ फ़ोनपे का इन यूजिंग यूपीआई, इसमें कितना ये इंक्रीज़ हुआ है। 2018 से ही आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज़ हुआ है टोटल यूपीआई और फ़ोनपे और यूपीआई में आप देख सकते हैं ये बहुत आंकड़े जो हैं बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे इनको मतलब उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, कैश जैसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैश विड्रॉल इंटेंसिटी रिमेन्स हायर इन मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज केरला एंड गोवा। ठीक है, तो केरला और गोवा में आप देखेंगे कि कैश यूज़ ज़्यादा होता है और इनमें यहाँ पे यूपीआई का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है नहीं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। व्हाई इज एडीआर क्रूशियल फॉर इंडियाज कोड। देखिए आज के डेट में एडीआर को लेके बहुत ही न्यूज़ ज़्यादा आ रहा है। अब ये एडीआर क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। आज के डेट में आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि कोर्ट्स में, हमारे इंडियन कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। करोड़ों में कोर्ट यहाँ पे केसेस पेंडिंग है। लगभग 81,768 के आसपास केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में तो यू कैन नॉट ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, 62.9 लाख केसेस पेंडिंग है। और इसकी वजह से क्या होता है, अक्सर लोगों को यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल पाता है। ओके, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए हम
ADR को अगर उसकी जो पावर है उसको स्ट्रेंथन कर दें, उसको इन्हांस कर दें, तो क्या होगा, ये केसेस में भी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में जो कोर्ट्स हैं उनका मेन फोकस क्या है, ADR के ऊपर। ADR इज व्हाट, ADR इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसको यहाँ पे एनश्राइन किया गया है आर्टिकल 39A में। इसको लिख लीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स ऑफ ADR इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 39A। ये लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको किस आर्टिकल में एनश्राइन किया गया है, किस आर्टिकल में इसको बताया गया है। तो ये आर्टिकल 39A, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 39A याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। विच मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें क्या क्या होता है, ADR प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं। आर्बिट्रेशन होता है, कॉन्सिलेशन होता है, मेडिएशन होता है एंड जुडिशियल सेटलमेंट्स होता है, जिसको हम लोग लोक अदालत कहते हैं। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ओके, अब देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लोग मिटिगेशन फाइल ना करें, कोर्ट में केस ना पहुँचे उससे पहले ही, जो सुलह बोलते हैं ना, कोर्ट में केस लड़ने से पहले का जो, उससे पहले जो सुलह करवाते हैं, जो यहाँ पे मेडिएशन प्रोसेस होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। उससे क्या होगा, कोर्ट में केस नहीं जाएगा, उससे पहले ही सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लाने की बात की गई है, इसको यहाँ पे क्या करने की बात की गई है, इसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। लोक अदालत भी वही सारी चीज़ें हैं, लोक अदालत को भी यहाँ पे गवर्न किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा, और इट इज़ इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल 39A। इसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कोर्ट में केस नहीं भेजा जाता है, इसमें उससे पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो पहला लोक अदालत यहाँ पे हमें इंडिया में देखने को मिला था गुजरात में 1999 में। ओके, और उस टाइम पे आप देखेंगे कि बिगेस्ट फीचर इसका आपको देखने को मिलेगा उस टाइम पे कि इसमें क्या था, डिसीजन जो था वो फाइनल था, मतलब कि लोक अदालत का जो डिसीजन है वो फाइनल है और आप इसके लिए कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके लिए कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। और देखिए, स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ वेरी क्रूशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो आपके जस्टिस हैं उसको यहाँ पे पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैंने बताया था कि एक ये जो यहाँ पे केसेस होते हैं बहुत लंबे समय तक जब पेंडिंग रहते हैं तो हमें यहाँ पे उसमें जस्टिस कभी कभी नहीं मिल पाता है, पार्शली यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट हो गया, बिहार हो गया, इनमें आप देखेंगे जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको यहाँ पे इसमें लाने की ज़रूरत है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, so let's move ahead. British and Indian warship begins 4-day maritime exercise Konkan in Indian Ocean. देखिए यहाँ पे 4 दिन का मैरिटाइम जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट हो चुका है, कहाँ पे, कोंकण में, जो कि इंडियन ओशन में है। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एक्सरसाइज कोंकण जो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिल, दोनों ही देश के बीच में, दोनों ही नेशन के बीच में जो कंबाइंड मैरिटाइम एंड एयर कैपेबिलिटीज़ हैं इसको इन्हेंस करता है ये। और ये जो है पहली बार हुआ था कब, 2004 में, और उस टाइम से आप देखेंगे बाइनियल हमें इंगेजमेंट देखने को मिलता है दोनों कंट्रीज़ के तरफ से। तो होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ब्रिटिश नेवी के बीच में हमें देखने को मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ड्रग मेकर्स मस्ट कॉम्प्लाई विथ रिवाइज नॉर्म्स सेज गवर्नमेंट। देखिए, हमें जो गवर्नमेंट के नए पॉलिसीज़ होते हैं, नए अमेंडमेंट्स होते हैं, उसके साथ हमारी जो पॉलिसीज़ है उसको लेकर आना होता है। और अगर आप उस पॉलिसीज़ को लेकर नहीं आइएगा तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसको यहाँ पे पालन उसका नहीं कर रहे हैं सही से। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें ड्रग मेकर्स के लिए कही गई हैं सरकार के द्वारा कि आप रिवाइज नॉर्म के साथ जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसको यहाँ पे कॉम्प्लाई करें। जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वैसे आप इन सारी चीज़ों को डालें। अभी यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लाने का क्या मकसद है ये मैं आप सभी को बताता हूँ। एक सिरप है, कफ सिरप, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे जो बच्चे हैं, लगभग 10 लोगों की जाने गई हैं, 10 बच्चे की जाने गई हैं राजस्थान में। और जब इस कफ सिरप को टेस्ट किया गया ना तो इसमें जो DEG है, डी एथाइल एंड ग्लाइकोल, इसका जो मात्रा है ना ये ज़्यादा पाया गया।
और आप देखेंगे कि इसकी मात्रा ज़्यादा पाने की वजह से 10 बच्चे ने अपनी जानें गंवाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसकी जब प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स की गई तो इसमें पता चला कि इसमें जो DEG है ये ज़्यादा है और जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज़्यादा है, और वो क्या है, हानिकारक हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ड्रग मेकर्स ऐसा करेंगे तो लोगों के ऊपर यहाँ पे जो दवाइयों को लेके जो भरोसा है ना वो उठ जाएगा और लोग यहाँ पे फिर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लेके यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। रशियन ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड गाइडेड बॉम्ब्स स्ट्राइक यूक्रेन किलिंग 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रशियन अगेन यहाँ पे ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बॉम्ब्स के साथ इन्होंने स्ट्राइक किया है यूक्रेन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है इन्होंने। और इसी स्ट्राइक में आप देखेंगे लगभग 5 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। होप आप लोगों को आज का ये न्यूज़पेपर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की जो अपडेट है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन में ही मिल जाए। होप आप लोगों को आज का न्यूज़पेपर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।